अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें हम वेक्टर्स को ऐड करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड जो है वो समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और जाहिर सी बात है वो है फॉर वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझाया है कि एक वेक्टर को कैसे उसके पार्ट्स में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को जाके देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में क्या फार्मूले वगैरह होते हैं। इस लेक्चर में भी डिस्कस होगा पर वहाँ पे इन डेप्थ डिस्कस हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये मेथड काम करता है। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक्सेस आ गया, एक्स एक्सेस आ गया और वाई एक्सेस आ गया और पॉइंट ओ आ गया, जो कि पॉइंट ओ है ओरिजिन। सबसे पहले एक वेक्टर v1 सपोज कर लेते हैं और वेक्टर v1 का जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो बन रहा है θ1, ठीक है ना। फिर एक और वेक्टर सपोज कर लेते हैं और ये वेक्टर होगा वेक्टर v2 जिसका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ θ2, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने ये दो वेक्टर्स को सपोज करना है, वेक्टर v1 जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है θ1 और वेक्टर v2 जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है θ2 के बराबर, ठीक है जी। अब वेक्टर्स को ऐड करना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जो है उसको समझने के लिए पहले मैं जो है वो हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ऐड करके दिखाता हूँ। देखो ये तो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक हमारे पास एक वेक्टर बना हुआ है वेक्टर v1 जिसका एंगल बन रहा है θ1। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है। अब देख लो दूसरा वेक्टर कौन सा था, v2 था, तो मैं v2 को यहाँ से खिसका के v1 के ऊपर लगा दूंगा, यानी कि वेक्टर जो v1 है उसके हेड से v2 की टेल जुड़ी होगी। ये देखिए, तो मैंने v1 के हेड से v2 की टेल को जोड़ दिया और वो आ गया a से लेके b तक का वेक्टर v2। अब रिजल्टेंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो जो पहला वेक्टर था उसके टेल को ज्वाइन कर देते हैं लास्ट वेक्टर के हेड तक। फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उसको ज्वाइन करेंगे यानी कि v2 के हेड तक एक स्ट्रेट लाइन। और ये बात याद रखना कि v2 जो है वो एंगल बना रहा है θ2 और ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखा भी दिया है कि मतलब x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो θ2 के बराबर है। रिजल्टेंट बनाते हैं O से लेके पॉइंट B तक, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जिसे हमने शो कर दिया है R के साथ। तो देखो अभी तो हेड टू टेल रूल से मैंने सिर्फ v1 और v2 को ऐड करा तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास R के बराबर आ गया। अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है तो मैं आपको सिखाता हूँ कि हर एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं, जिसका तरीक़ेकार ये है कि जिसका आपने कंपोनेंट बनाना है उसके हेड से एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ए के कंपोनेंट्स बना लूँ, तो मैं क्या करूँगा, ए के हेड से एक्स एक्सिस की तरफ यानी कि ये इसका हेड है, यहाँ से मैं एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा 90 डिग्रीज, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया पॉइंट सी तक और फिर इसी पॉइंट को मिला दूंगा v1 की टेल के साथ ताकि दोनों कंपोनेंट्स आ जाएं v1 के। ये मैंने मिला दिया v1 की टेल के साथ। तो आप देख सकते हैं कि v1 को मैंने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया है, एक o से लेके c तक ये x एक्सिस में जो नज़र आ रहा है और दूसरा c से लेके a तक जो कि y एक्सिस में नज़र आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे v1x क्योंकि ये v1 का x कंपोनेंट है o से लेके c तक का, और जो a से लेके c है वो असल में हो जाएगा v1 का y कंपोनेंट, ठीक है ना। आपको नज़र आ गया a से लेके c तक v1 का y कंपोनेंट। फिर क्या है, फिर वेक्टर v2 को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये वेक्टर v2 आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से इसके हेड से और यहाँ पे x एक्सिस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाए पॉइंट E तक बना दिया, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे दोबारा a के साथ, पॉइंट A के साथ, ताकि x कंपोनेंट आ जाए। तो इस तरीके से वेक्टर v2 के भी दो कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, ग्रीन से आपको नज़र आ रहे हैं। एक a से लेके e जो आपको नज़र आ रहा है ये v2 के बराबर है, a से लेके e तक v2 x के बराबर है, और b से लेके e जो है ये v2 का y कंपोनेंट है, तो ये आ गया v2 का y कंपोनेंट, सही ना। दोनों को रिजॉल्व कर दिया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर r था ज़रा उसको भी रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो तरीक़ेकार तो वही है कि वेक्टर के हेड से x एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ताकि कंपोनेंट्स नज़र आ जाए। तो ये हमने बना दिया, पॉइंट D तक आ गया, B से D आ गया, और फिर इस D को ज्वाइन कर दूंगा पॉइंट O के साथ ताकि x कंपोनेंट आ जाए रिजल्टेंट वेक्टर R का। तो अब आप देख सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर R है उसका एक कंपोनेंट आ गया O से लेके D तक का जो कि है रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट, और इसी तरीके से B से लेके D तक आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट जो कि ry के बराबर है। और जो बात बेसिकली आपने इस तस्वीर से सीखनी है
वो ये है कि आप गौर से देखो तो जो आर एक्स है वो एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ सकता है अगर मैं v1x में v2x को ऐड कर दूँ। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर में वेक्टर को दोनों वेक्टर्स को ऐड करके हासिल करूँगा, उसका जो x कंपोनेंट है वो दोनों वेक्टर के x कंपोनेंट को ऐड करके आ सकता है। और यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है वो दोनों वेक्टर्स के जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ उनके y कंपोनेंट को ऐड करके मालूम हो सकता है, यानी कि v1y में ऐड कर सकता हूँ v2y। तो बेसिकली जो पूरा मेथड है ना वो यही है कि किस तरीके से हम जो है वो rx मालूम कर सकते हैं, किस तरीके से ry मालूम कर सकते हैं, और फिर rx और ry को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और इन दी एंड ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r नज़र आ रहा है इसकी डायरेक्शन के लिए भी एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो अब सबसे पहले कंसिडरेशन के बाद जो हमारा डेरिवेशन का काम होगा स्टेप नंबर 1 में, वो मैं मालूम करूँगा कंपोनेंट्स ऑफ v1। सबसे पहले मैं v1 के कंपोनेंट्स निकालूंगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर v1। आपको पता है हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो पहला कंपोनेंट मैं बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि x कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्चुअली कौन सा कंपोनेंट होता है, वो x कंपोनेंट होता है। ये आ गया, इसे हम बोलेंगे v1x। ठीक है, तो अब सिर्फ आप यहाँ पे ट्राइंगल देखें, जो रेड वाला ट्राइंगल है उससे हम मालूम कर सकते हैं। x कंपोनेंट के लिए वैसे तो cos थीटा यूज़ होता है, सीधी सी बात है। सो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो बच गई यानी कि एक्स वाई एक्सिस वाली वो बेस के बराबर है। सिर्फ रेड वाले ट्राइंगल को फिलहाल आप लोग देखिएगा। देयरफॉर अगर मैं cos थीटा 1 निकालना चाहूँगा तो बेस का मतलब है O से लेके C, O से लेके C तक का फासला, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, और इस रेड वाले ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड v1 के बराबर है, और v1 है O से लेके A तक। अगले स्टेप में वैल्यूज पुट कर दूंगा O से लेके A तक। तो इसका मतलब हमारे पास cos थीटा 1 का आंसर आ गया। O से लेके C को हम बोलते हैं v1x, और O से लेके A जो है वो बेसिकली बराबर है v1 के। तो इसका मतलब v1x बराबर आ जाएगा v1 cos थीटा 1 के बराबर। सही है, v1 का एक कंपोनेंट मैंने निकाल लिया जो कि x कंपोनेंट है। अब यहीं पर ही मैं आपको समझाता हूँ कि v2 का दूसरा कंपोनेंट भी निकालना है। v2 का दूसरा कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि v1y का एक फार्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूँ मैं। तो cos थीटा यूज़ हो गया, y के लिए sin थीटा इस्तेमाल करते हैं। sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप रेड वाला ट्राइंगल देखें जहाँ पे एंगल थीटा 1 है, तो परपेंडिकुलर यानी कि एंगल के सामने वाली साइड, तो देखो थीटा 1 के सामने वाली जो साइड है वो A से लेके C के बराबर है, A से लेके C तक है, और हाइपोटेन्यूज तो वही है 90 डिग्री के सामने वाली साइड O से लेके A तक। तो इसका मतलब sin थीटा 1 किसके बराबर आएगा, A से लेके C को हमने क्या नाम दिया हुआ है, A से लेके C को हमने नाम दिया हुआ है, इधर देखो ये बराबर है v1y के। A से लेके C जो है वो v1y के बराबर है, तो इधर हम लिखेंगे v1y डिवाइडेड बाय O से लेके A, O से लेके A एक्चुअली v1 के बराबर है, तो यहाँ पे v1 लिख देंगे। ठीक है ना, ये v1y लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ वरना मिक्सअप हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास v1y डिवाइड बाय v1, और यहाँ से अगर v1y की वैल्यू को अलग कर लें तो v1y बराबर आ जाएगा v1 sin थीटा 1। ठीक है जी, v1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले वेक्टर के दोनों कंपोनेंट निकाल लिए, उनकी वैल्यूज़ निकालनी x की भी और y की भी। अब हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स ऑफ मालूम करेंगे v2। ठीक है ना, अब दूसरा काम हमारा ये है कि हम मालूम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ v2। जैसे v1 के दोनों कंपोनेंट्स निकाले वैसे ही v2 के भी दोनों कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो पहला हमारे पास क्या आएगा, पहला हमारे पास आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब होता है x कंपोनेंट। जैसे v1 का निकाला था ना, बिल्कुल उसी तरीके से v2 का ही मालूम करेंगे। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा v2x के बराबर। अब ये वाला ट्राइंगल देखना है आपने, ग्रीन वाला ट्राइंगल ना, इसके अंदर से वैल्यूज़ आएंगी। तो वैसे cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ज़रा देखो ये वाला ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गई वो बेस है, यानी कि बेस है A से लेके E तक। A से लेके E तक जो है वो बेस है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि A से लेके B है। ठीक है ना, हमें ये थीटा 2 वाला ट्राइंगल देखना है, तो cos थीटा 2 आएगा इधर।
तो cos थीटा 2 बराबर आ जाएगा a से लेके e किसके बराबर है, a से लेके e आप देख सकते हो x कंपोनेंट है जो कि बराबर है v2x के, और a से लेके b जो है वो एक्चुअली v2 के बराबर है, तो यहाँ पे v2 आ जाएगा। वैल्यूज़ को अलग करेंगे तो v2x बराबर आ जाएगा v2 cos थीटा 2 के, ठीक है, ये कंपोनेंट आ गया। और इसी तरीके से v2 का वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, और v2 के वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे v2y का। तो v2y की वैल्यू चाहिए, y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा यूज़ करते हैं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। सो यही वाला ग्रीन वाला ट्राइंगल है परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा 2 के सामने वाली साइड, थीटा 2 के सामने वाली साइड b से लेके e के बराबर है, यानी वो साइड b से लेके e है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वही 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि a से लेके b वाली साइड जो है। तो इसका मतलब साइन थीटा 2 बराबर आएगा b से लेके e किसके बराबर है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है v2y के बराबर है, b से लेके e ये हो गया v2y, और a से लेके b तो अब भी v2 के ही बराबर है। यहाँ से आप v2y की वैल्यू निकाल लो, तो v2y की वैल्यू बराबर आ जाएगी v2 साइन थीटा 2, ठीक है। कंपोनेंट निकाल लिए v1 के, कंपोनेंट निकाल लिए v2 के। अब बारी है कंपोनेंट ऑफ r, जो कि बेसिकली हमारा अहम काम था, क्योंकि रिजल्टेंट ही तो मालूम करना है, वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब तो यही ना कि कोई रिजल्टेंट आएगा। कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, और इसी तरीके से इसके भी दो कंपोनेंट निकलेंगे। पहला कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। आपने बार बार तस्वीर नहीं बनानी है, आपने तस्वीर एक ही बार बनानी है, लेकिन मैं बार बार पेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब देख लो ज़रा, क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो आर एक्स है वो ओ से लेके डी तक है। क्लियरली नज़र आ रहा है हमें पिक्चर के अंदर कि भाई जो आर एक्स है, जो इसका एक्स कंपोनेंट है, वो बेसिकली कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो है आर एक्स जो है वो एक्चुअली बराबर है ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक। और अगर आप फिगर को इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर, अगर आप फिगर को देखते हैं तो इसका मतलब आर एक्स ओ डी जो है वो दो चीज़ों के बराबर है, दो चीज़ों को ऐड करके आ सकता है। ओ से लेके डी तक का जो फासला है वो बराबर हो सकता है ओ से लेके सी प्लस सी से लेके डी। ओ से लेके सी और सी से लेके डी को ऐड करेंगे तो ओ से डी आ जाएगा, और ओ से लेके सी किसके बराबर है, ओ से लेके सी बराबर है v1x के, प्लस और सी से लेके डी बराबर है v2x के, तो यहाँ पे आ गया v2x। तो आर एक्स मालूम कर सकते हैं दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ऐड करके। अच्छा जी, v1x की वैल्यू और v2x की वैल्यू हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इधर लिख देता हूँ। ये आ जाएगा v1 cos थीटा 1 और ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2। ये किस चीज़ का आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आर एक्स का। अब हमें आंसर चाहिए आर वाई का, ठीक है, इधर ही समझा देते हैं, आर वाई क्लियर हो जाएगा। यानी कि अब मुझे चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट ना, वर्टिकल कंपोनेंट होगा आर वाई। तो तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, देख लो ज़रा आर वाई कौन से किस चीज़ के बराबर है और कौन सी दो चीज़ों को ऐड करके आ सकता है। आर वाई देखिए क्लियरली बराबर है बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक आर वाई है। और अगर मैं फिगर को इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द फिगर, तो देखो किसके बराबर आ सकता है, आर वाई बराबर आ सकता है बी डी। बी डी दो चीज़ों को ऐड करके आएगा, बी से लेके ई, ई से लेके डी, बी से लेके डी और डी से लेके ई, इन दोनों को ऐड करके आ सकता है। और नज़र आ रहा है फिगर के अंदर बी से लेके ई का मतलब R2Y और इसका मतलब सॉरी V2Y, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है V1Y। तो V1Y प्लस V2Y आगे पीछे लिख सकते हैं। D से लेके E बराबर है V1Y और B से लेके D जो है वो बराबर है V2Y। मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, RY आ गया। और अगर वैल्यूज़ पुट करें तो V1Y की वैल्यू हम ड्राइव कर चुके हैं V1 साइन थीटा 1 और इसकी वैल्यू ड्राइव कर चुके हैं V2 साइन थीटा 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई RX और RY। दो स्टेप रह गए। अब हम तो ये चाह रहे थे ना कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की बात करते हैं कि अगर मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर आर का, तो वो कैसे आएगा, वो एक्चुअली आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बात ये सीधी सीधी जो हमारी फिगर है उसके मुताबिक रिजल्टेंट वेक्टर जो इस तरीके का बन रहा था ना,
तो उसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक ये वाला कंपोनेंट बन रहा था, एक ये वाला कंपोनेंट बन रहा था। इसको हमने RX बोला था, इसको हमने RY बोला था, और यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा होगा थीटा, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर कर लो, कोई भी एक बेस कर लो, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना RX का स्क्वायर और RY का स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली उसको हमने R का नाम दिया है, तो इधर R आ जाएगा। अब वैसे यह फार्मूला तो करेक्ट है, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ भी तो हैं। RX की भी वैल्यू है जो हम ड्राइव कर चुके हैं ये रही, और RY की वैल्यू भी है जो ड्राइव कर चुके हैं। तो ज़्यादा जो एक्सटेंडेड फार्मूला होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अंडर रूट V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2, ये RX की वैल्यू है, इसका स्क्वायर प्लस V1 sin थीटा 1 प्लस V2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर कभी भी आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं और आप उनका रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। सिर्फ क्या पता होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स पता होने चाहिए, यानी कि V1 कितना है और V2 कितना है, और दोनों के एंगल पता होने चाहिए, यानी कि थीटा 1 कितना है और थीटा 2 कितना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में जो मैग्नीट्यूड ऑफ R मालूम करने का फॉर्मूला है वो यही है। अब एक काम रह गया, वो है रिजल्टेंट की डायरेक्शन को मालूम करना, यानी कि थीटा कितना होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मालूम करना, जिसको हम थीटा से शो करेंगे। तो मैंने उसमें बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जब मैं आपको समझा रहा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन हमेशा tan थीटा से आती है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही वाली फिगर है, ये V1 के बराबर है, और सॉरी ये R के बराबर है रिजल्टेंट के, और एक रिजल्टेंट का X कंपोनेंट है और एक रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट है, और यहाँ पे बन रहा है थीटा। अब परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड, यानी कि RY आएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है R, जिसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो बेस RX बचा, यहाँ पे RX आ जाएगा। tan थीटा बराबर आएगा RY डिवाइड बाई RX, यानी कि थीटा मालूम कर सकते हैं हम tan इन्वर्स लेके, जो कि बराबर हो जाएगा RY डिवाइड बाई RX। अब ये तो एक फार्मूला है, लेकिन एक्सटेंडेड फॉर्म में वैल्यूज़ भी तो पुट कर सकते हैं ना, तो थीटा बराबर आएगा tan इन्वर्स RY की जगह पे RY की वैल्यू, RY कितना है, RY ये वाला था, V1 sin थीटा 1 प्लस V2 sin थीटा 2, ये RY की वैल्यू निकाली थी हमने, और इसकी वैल्यू थी V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है जी। सो ये है हमारा पूरा मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, जिसके ज़रिए हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर देंगे। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।